नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त होंगे। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से प्रणाम। मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का आपके चहीते प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे धमाके के साथ शानदार तरीके से जुड़ जाएंगे और एक बार क्लास को बेटा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो भाई 9:03 हो चुके हैं और जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे लाइव, फिर हम क्लास को कर देते हैं शुरू, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ आकांक्षा, सूरज, दीपक, विकास, सुमित, स्मिता, पंजाब करके एक आईडी है, आयुष है, आर्मी है, प्रताप सिंह है, गौरव है, मोहित है, ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। तो चलिए बेटा आ जाइए। एक बार सभी बच्चे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज सही आ रही है। किसी तरीके की कोई इशू हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा है तो बस अंगूठे दे दीजिए मुझे, थम्स अप कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। यस मैम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और तुम्हारे अंगूठे देखने के लिए मैं हो रही हूँ बेताब। जल्दी से अपने मुझे थम्स अप दीजिए बेटा, फिर मैं करती हूँ अपनी क्लास को शुरू। बहुत बढ़िया, सभी के अंगूठे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आज फिर से बैच के बारे में। तो प्यारे बच्चे, अवतार 2.0 बैच का जो आप लोगों का मतलब जो भी बच्चे अवतार 2 बैच को खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर चला हुआ है। तो अगर आप लोग एक कूपन कोड अप्लाई कर रहे हो SSC 20, बेटा कैपिटल लेटर में SSC 20 कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग इस बैच को खरीद सकते हो मात्र 640 में, ठीक है? तो कल का दिन जा चुका है, आज का दिन है, मतलब अब रात ही हो चुकी है, और कल का, यानी जब भी कोई नया बैच शुरू होता है आपको पता होता है कि 3 दिन हम लोग कूपन कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 6 तारीख को बैच शुरू हुआ था, आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है। तो अभी आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। जो भी बच्चे अवतार 2 बैच को खरीदना चाहते हैं वो बच्चे कैपिटल लेटर में SSC कूपन कोड लगा, SSC 20 कूपन कोड अप्लाई करके बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हुई बात जिसको भी बैच खरीदना है। आज अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई टाइम टेबल की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मैम क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, तो जल्दी से एक झलक टाइम टेबल पर भी मारते हैं, ठीक है? बेटा सुबह 8:15 पर आप लोग मैथ्स की क्लास करते हो, उसके बाद सुबह 9:30 यानी 9:30 बजे आप लोग करते हो हिंदी की क्लास। हिंदी के बाद आपकी स्टैटिक चला करेगी इसी टाइम पर, ठीक है? उसके बाद 11 बजे सुबह आप लोग रीजनिंग की क्लास करते हो, ठीक भाई? जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। जूम कर दूं? अच्छा लो, जूम कर दिया मैंने, ठीक है? अब दिख रहा होगा, दिख रहा है अब? चलो सुनते चलो। तो भाई फिर आप लोग रीजनिंग के बाद 12 बजे दोपहर में हिस्ट्री की क्लासेस करोगे। उसके बाद आप लोग 1 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस करोगे प्यारे बच्चों, और शाम को 6 बजे आप लोगों को मैथ्स की क्लास फिर से मिलेगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मैथ्स आप लोगों को 2 क्लासेस में दिया जा रहा है। एक सुबह पढ़ते हो आप 8:15 पर और एक शाम को 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, ठीक है? उसके बाद 7 बजे आप लोगों की हुआ करेगी पॉलिटी की क्लास, और रात 9 से 10 आप लोग पढ़ोगे साइंस। साइंस के तीनों पोर्शन आपको आएंगे। तो शुरुआत हम लोगों ने बायोलॉजी के साथ करी है। तो बेटा हमने कल की क्लास में भी बायो पढ़ी थी और अभी भी हम बायो ही करेंगे। जैसे ही आप लोगों की बायोलॉजी खत्म हो जाएगी फिर हम वहां पर साइंस का एक और नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे कि केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी बच्चे को, ठीक है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन, सुन रहे हैं सारे बच्चे चीजों को अच्छे से। चलिए अब आप लोग इस कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हो? तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को करना है डाउनलोड, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को SSC GD के लिए अवतार 2 बैच दिखेगा। फिर आप नीचे जाकर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई कूपन कोड आएगा। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में SSC 20 कूपन कोड लगा देना है, तो फिर आप इस बैच को खरीद पाओगे 640 रुपए में, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो ये प्रोसेसिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास हो चुकी थी, ठीक है? हाँ, कुछ टाइम बाद ये क्लास का जो टाइम है थोड़ा हम फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पहले करने की मैं सोच भी रही हूँ, तो अभी थोड़ा दिन रुक जाए, ये क्लासेस आप लोगों की बिल्कुल आपके टाइम के अकॉर्डिंगली हम सेट कर देंगे, ठीक है बेटा?
चलो भाई आ जाओ, कोई दिक्कत कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, अब कई बच्चों के मुझे कमेंट दिख रहे हैं कि मैम कल की क्लास में आपने एक क्वेश्चन दिया था कि आनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं। बिल्कुल सही बात, मैंने कमेंट्स पढ़े भी हैं, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो भाई इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी बायोलॉजी के पिताजी। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी आंसर दिया था और सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाओ भाई, आगे हम लोग पढ़ रहे थे अपना उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो भाई आओ इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। प्यारे बच्चे, तो मैंने कल आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैं बहुत तेजी के साथ रिवीजन करवाने वाली हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट बनते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बाहर निकालकर फेंक देने की जो क्रिया है, उसी को हम कहते हैं भैया उत्सर्जन। ठीक है, समझ में आई? यहाँ पे तो सही चल रही है बेटा क्लास, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है शायद जिन लोगों के साथ बफरिंग की समस्या हो रही है, उन्होंने अपना डेटा सुबह से खर्च कर लिया है, ये दिक्कत आ सकती है बेटा, बाकी बिल्कुल सही चल रही है क्लास। ठीक है, चलो आओ आगे बात कर रहे हैं हम। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 4 तरीके के उत्सर्जन अंग होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपका लीवर होता है, आपकी त्वचा होती है, आप लोगों के फेफड़े होते हैं और आपकी किडनी यानी गुर्दे होते हैं। ये 4 उत्सर्जी अंग हमारे अंदर पाए जाते हैं। चारों कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जंतुओं को कुछ डिवाइड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स में, यानी किस जंतु का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, इस बेसिस पर जंतुओं को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, वही हम पढ़ रहे थे। तो हमारी हेडिंग क्या थी प्यारे बच्चों कल की क्लास की, मैं वहीं से शुरू कर रही हूं चीजों को। ठीक है, तो हमारी हेडिंग थी उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार, उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार, पदार्थ के अनुसार, उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार जंतुओं के प्रकार, जंतुओं के प्रकार, ये मैंने कल आपको हेडिंग दी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एनिमल, टाइप्स ऑफ एनिमल, टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, टू देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, चलो भाई इस हेडिंग को हम एक बार फिर से करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके मल में हमें यूरिक एसिड देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पक्षी हो गए, छिपकली हो गई, यहां तक करी थी ना कल भाई, सारी चीजें समझ में आई ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके केमिस्ट्री के 2-3 टॉपिक रहे हैं ना, वो आपको अवतार 2.0 में लाइव मिलेंगे। तो तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? जिन भी बच्चों के पास अवतार 1 था, उन बच्चों को अवतार जो 2nd आया है ये बिल्कुल फ्री है। तो अब क्यों परेशान हो रहे हो, सारे टॉपिक लाइव आपको फिर से कराए जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब इधर सुनो मेरी बात, अब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को करेंगे बेटा कवर कर कर। ठीक है, बफरिंग की समस्या हो रही है क्या? बिल्कुल सही चल रही है बेटा क्लास। चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कुछ जंतु होते हैं जिनका नाम होता है यूरिकोटैलिक, मतलब जिनको रखा गया है यूरिकोटैलिक वर्ग के अंदर। यूरिकोटैलिक मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताएं कौन होते हैं यूरिकोटैलिक। आपने बता दिया था कि वो जंतु जिनके मल में क्या निकलता है बेटा, जिनके मल में यूरिक अम्ल अधिक होता है, या जिनके मल में यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, उन्हीं को रखा गया है किसके अंदर, उन्हीं को रखा गया है यूरिकोटैलिक जंतु वर्ग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यूरिकोटैलिक जंतु कौन होते हैं। आप लोग बता देंगे जिनके मल में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, वो होते हैं यूरिकोटैलिक। मैंने कल भी आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिखवाया था भाई, उदाहरण लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, जैसे भाई छिपकली, लिजर्ड, छिपकली, कराई थी ना ये बात मैंने कल।
बिल्कुल लिजर्ड प्यारे बच्चे, छिपकली। ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रही है बेटा, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन में बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग लाइव क्लासेस किसी कारण नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन में मिलेंगी बेटा आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। लिजर्ड हो गया यहाँ पे आप लोगों का, पक्षी हो गया प्यारे बच्चे, बर्ड। ये भी मैंने आपको कल बताया था, जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर भी जो इनका मल होता है उसमें होता है यूरिक एसिड। और अगला एग्जाम्पल, अगर और एग्जाम्पल्स आप लोग लिखना चाहते हो तो और एग्जाम्पल की बात करें, मैंने बताया था सरीसृप यानी स्नेक भैया, जो नागराज होते हैं, है ना, सरीसृप, जिसको आप बोलते हो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, अब इनमें से कुछ भी पूछ ले आपको एग्जाम में कि छिपकली के मल में किसकी मात्रा होती है, बता दोगे यूरिक एसिड की। पक्षियों की बीट मल में किस प्रकार को किसकी ज्यादा मात्रा होती है, बता दोगे यूरिक एसिड की। सरीसृप करके पूछ ले, बता दोगे यूरिक एसिड की। या ऐसे पूछ ले कि छिपकली, पक्षी, श्रप, इनको इनके उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार किस वर्ग में रखा गया है, बता देना इनको रखा गया है यूरिकोटैलिक वर्ग में। समझ में आ गई बात? आ जाओ आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है बेटा यूरियोटैलिक। सेकंड नंबर है यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैलिक प्यारे बच्चे, यूरियोटैलिक। देखो कई बच्चों को ना ये शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, कई बच्चों को ये वाला शब्द, देखो ये वाला शब्द, और जो मैंने अभी अभी लिखा है कौन सा, ये वाला शब्द, कई बच्चों को ये एक जैसे लग रहे होंगे। है कितने बच्चों को लग रहे हैं, बताना जल्दी, कितने बच्चों को ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, जल्दी से बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, कोई बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल सही चल रही है बेटा क्लास। ठीक, मैंने ये वाली चीजें जो अभी तक आपको पढ़ाई हैं ये कल की क्लास में पढ़ा दी थी बेटा, जस्ट मैं आपको रिवाइज करके लेके आई हूँ टॉपिक तक, जिससे आपको चीजें याद आती चली जाएं। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके मल में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, बस इतनी सी बात। बस उन्हीं जंतुओं को हम रखते हैं यूरिकोटैलिक वर्ग में, यानी उनको हम यूरियोटैलिक जंतु बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या लिखा हुआ है दूसरा, यूरियोटैलिक। बेटा यूरियोटैलिक में देखो यहाँ पे यूरियो है, यूरियो, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था यूरिको। तो बड़े ध्यान से बड़ी बारीकी से इन शब्दों को पकड़ना है। ये है यूरिको और ये है प्यारे बच्चे यूरियो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिन जंतुओं के मल में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है उनको किस वर्ग में रखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दोनों दिए हुए होंगे, ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा और बेटा ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा। और मैं जानती हूँ हमारे कुछ दोस्त क्या गड़बड़ करके आएंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंस में कोई सा भी लगाए आएंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे नहीं। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना है, जहां पे आपको यूरिको मिले लिखा हुआ, यूरिको मिले, उन्हीं के मल में होती है भाई यूरिक एसिड की मात्रा। देखो यूरिक एसिड की आधी स्पेलिंग यहाँ आ रही है URIC, और बेटा URIC मतलब यूरिक एसिड। सिंपल सी बात, कोरिलेट करके पढ़ो ना। यहाँ पे हमने लिख रखा है यूरिया, यहाँ पे लिख रहा है प्यारे बच्चे यूरिया, तो यूरिया की स्पेलिंग ये होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक कभी भी पूछे कौन होते हैं, आप लोग बताना, ऐसे जंतु जिनके मल में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। जिनके मल में किसकी मात्रा अधिक होती है बेटा, यूरिया की मात्रा अधिक होती है। समझ में आई बात? तो यूरियोटैलिक में वो आते हैं जिनके मल में यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर हो गई ना? समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है सारे बच्चे, बिल्कुल समझ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आओ अब आगे बात करते हैं, इनके उदाहरण लिखते हैं। भाई एग्जाम में पूछ ले, बताओ ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनके मल में यूरिया ज्यादा होता है, एग्जाम्पल्स बताओ। तो आप लोग बताना, सबसे पहले मैमल्स, प्यारे बच्चे मैमल्स। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैमल्स कौन होते हैं, अभी लिख लो फिर बताती हूँ। ठीक है, स्तनधारी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मैं कौन हूं, आप कौन है, आप सब जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हो, आपकी मैडम जो आपको क्लास पढ़ा रही है, हम सब स्तनधारी हैं बेटा। ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी वो है बेटा जो बच्चों को जन्म दे, अंडे ना दे। क्या तुमने कभी किसी गाय को अंडे देते देखा है? क्या तुम अंडे में से निकले थे? नहीं भैया, तुम अच्छे खासे बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, है ना।
तो भैया वो जो बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं स्तनधारी, और बच्चों के लिए दूध का निर्माण भी करते हैं। जैसे गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है, भैंस का बछड़ा भैंस का दूध पीता है, जो डॉगी होता है उसके छोटे छोटे पपी अपनी मम्मा का दूध पीते हैं, है ना। हम लोग भी जब छोटे थे हमने अपनी माता का दूध पिया था। तो हम सब आते हैं स्तनधारी वर्ग में। तो इसका मतलब हमारा जो मल है प्यारे बच्चे, हमारा जो मल होता है उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम लोग हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, एक तो स्तनधारी हो गया बेटा, एक हो जाता है अर्थवोम। अर्थवोम प्यारे बच्चे, केंचुआ। किसने देखा है केंचुआ, जल्दी बताओ। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है बेटा कि केंचुए के मल में किसकी मात्रा अधिक होती है, या केंचुआ का जो मल होता है उसमें कौन सा पदार्थ अधिक होता है। तो आप लोग बताकर चलोगे कि जो केंचुआ है इसके मल में भी होता है यूरिया। तभी तो भैया इस केंचुए को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र है ये बेटा, ये किसान का मित्र है। कितने यहाँ पे किसान के बच्चे हैं, जल्दी से बताओ। किसान का मित्र है प्यारे बच्चे ये, इसको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। तो ये किसान का दोस्त है बेटा। क्यों? क्योंकि खेत में जो केंचुए होते हैं ये मल त्यागते हैं और मल के रूप में यूरिया का त्याग करते हैं। और बेटा ये यूरिया ना पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। जो पौधे होते हैं, आपकी जो फसल होती है उसके लिए बड़ी अच्छी खाद का काम करता है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैमरा साफ करवा दीजिए बेटा, आप क्वालिटी बढ़ा लो। कैमरा तो बिल्कुल साफ है, आप क्वालिटी बढ़ा लो। चलो तो भाई, तो इसीलिए केंचुए का भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो केंचुआ भी किस में आता है, यूरियोटैलिक के अंदर ही आता है। यानी जो केंचुआ होता है ना, इसके अंदर भी पाया जाता है प्यारे बच्चे, इसके मल में भी यूरिया होता है। आगे आपको पूछ ले भैया मेंढक, मेंढक, ठीक है, फ्रॉग। तो कई बार फ्रॉग जो होता है जब ये जमीन पर रहता है बेसिकली, ठीक है भाई, मेंढक पानी में भी रहता है जमीन पर भी, जब ये लैंड पर रहता है जमीन पर रहता है तो इसके मूत्र में भी या इसके मल में भी कई बार हम लोगों को यूरिया की मात्रा मिलती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं यूरियोटैलिक जंतुओं के। क्लियर हो गई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है अमेनोटैलिक। अमेनोटैलिक तीसरा है प्यारे बच्चे, अमेनोटैलिक। ठीक है, लिख लो भाई, अमेनोटैलिक तीसरा है अमेनोटैलिक। ये कौन होते हैं भाई, सिंपल सी बात, नाम से पता चल रहा है, जिनके मल में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो। जिनके मल में क्या हो बेटा, अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो। मैम जी ह्यूमन, हाँ हम लोग ह्यूमन ही है बेटा। जितने भी ह्यूमन है ना, जितने भी इंसान है वो सब स्तनधारी वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, सियाराम भाई, सियाराम सभी बच्चों को। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। एसएससी जीडी में साइंस के शायद एक बच्चा पूछ रहा था कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर मैक्सिमम बात करें तो 4 से 5। ठीक है, 4 से 5। चलो आओ, अमीनोटैलिक जो जंतु होते हैं बेटा, इनके मल में किसकी मात्रा होती है, अमोनिया की। किसकी मात्रा अधिक होती है बेटा, अमोनिया की। तो वो जंतु जिनके मल में अमोनिया अधिक मात्रा में होता है उनको किस वर्ग में रखा गया है, आप लोग आंसर करके आएंगे अमीनोटैलिक। भैया सीधा सीधा दिख रहा है, अमीनोटैलिक मतलब अमोनिया, यूरियोटैलिक मतलब यूरिया, यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड। सीधी सी बात, आज सपने में तुम्हें यही चीजें दिखेंगी, देख लेना तुम। इतनी सिंपल चीजें हो गई याद आपको। अब आओ एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ भाई, अमीनोटैलिक के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मुझे तुम खुद बताओगे। मैंने बोला, एक लाइन सुनना मेरी बड़े ध्यान से जो मैं बोलने वाली हूँ, फिर उदाहरण तुम मुझे खुद बताओगे, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, एग्जाम्पल तुम खुद बताओगे बेटा। बेटा जो भी जानवर पानी में रहते हैं, जो भी जानवर पानी में रहते हैं, जब वो अपना मल त्यागते हैं तो उनके मल में होती है अमोनिया। जो भी जानवर पानी में रहते हैं ना, इस ट्रिक को हमेशा याद कर लो, इस बात को दिमाग में रख लो। जो भी जानवर पानी में रहते हैं, ठीक है, उनके मल में पाई जाती है अमोनिया। अब मुझे बता दो भाई अमीनोटैलिक का उदाहरण क्या है, अमीनोटैलिक का उदाहरण क्या है, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो जल्दी। अरे आ गए ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बिल्कुल सही बात। तो एग्जाम में पूछ ले, जो मछलियां होती हैं, जो मछली होती हैं, फिश होती हैं, इनके मल में किसकी मात्रा होती है, तो आप बता दोगे अमोनिया की। ठीक है भैया, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऑक्टोपस रहता है,
आपके समुद्र में, पानी में, या मोलस्का वर्ग के जंतु रहते हैं बेटा, मोलस्का, जैसे कि सीपी। सीपी देखिए किसी ने? सीपी जो होती है प्यारे बच्चे, अरे रेत में खेलते नहीं हो खेल जिसमें से मोती निकलता है, सीपी छोटी छोटी सी मिलती है इधर उधर, वो। तो ये जितने भी पानी में रहने वाले जंतु हैं, इनके मल में होती है अमोनिया। क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी से। इनके मल में रहती है अमोनिया। अब एक चीज और यहां से आपको याद करनी है। क्या बेटा? टेडपोल और पूछ लेगा एग्जाम में। टेडपोल, ये जो टेडपोल है ना, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। टेडपोल। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं कि टेडपोल होता क्या है? कितने बच्चों को पता है टेडपोल क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो टेडपोल होता है, मेंढक मैंने बोला बेटा जब जमीन पे रहेगा तो ये कभी कभी इसके मल में अमोनिया का, इसका जो आपका यूरिया होता है, इसका अमाउंट भी देखा गया है। ठीक है, समझ में आई? अब मैं बात कर रही हूँ टेडपोल की। टेडपोल होते हैं बेटा मेंढक के लार्वे। जो मेंढक होता है ना, जब ये अंडे देता है तो वो अंडे थोड़े बड़े होने के बाद लार्वा बन जाते हैं। तो ये होते हैं टेडपोल, मेंढक के लार्वे। क्या है बेटा ये? मेंढक के लार्वे। तुमने ना कई बार पानी में काले काले तैरते भी देखे होंगे, ये होते हैं मेंढक के लार्वे। लार्वा ऑफ फ्रॉग होता है ये। देखो ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, ये ऐसे पूंछ सी होती है और ऐसे आगे मुंह सा बना होता है। पूंछ सी होती है और ऐसे ऐसे। किसी पानी में जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया हो, या किसी जोड़ टाइप जो होती है, पानी का छोटा सा तालाब, उसमें तुमने देखे होंगे काले काले से ऐसे तैरते रहते हैं। ये होते हैं टेडपोल। और ये टेडपोल पानी में ही रहते हैं। अगर तुमने इसे पानी से बाहर निकाल दिया ना, तो ये टैम बोल जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो भैया टेडपोल पूर्ण रूप से पानी में रहता है, और जो इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया ही होता है। तो ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है बेटा, चलो। तो अब 3 हमने पढ़ लिए, अब लास्ट बताने वाली हूँ, चौथा नंबर। इसका स्क्रीनशॉट आपने छाप दिया ही होगा, है ना? इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने छाप दिया होगा। हाँ, आ जाओ बेटा। कछुआ जो होता है ना, बेसिकली जो आप लोगों के रेप्टाइल्स या कछुआ होता है, वो इसके अंदर आएगा। कछुआ, ठीक है, इसके अंदर आएगा, क्योंकि वो भी कई बार जमीन पर देखा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। केंचुआ है प्यारे बच्चे ये, और ये कछुआ है। आओ, अब चौथे नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं, 4th नंबर का। भाई 4th नंबर होते हैं ग्वेनोटेलिक। ग्वेनोटेलिक चौथे नंबर पर आएंगे। ग्वेनोटेलिक। ग्वेनोटेलिक ग्वेनोटेलिक जंतु कौन से होते हैं भाई? ग्वेनोटेलिक, तो देखो ग्वेनोटेलिक वो होते हैं जिनके मल में होता है ग्वेनिन। ग्वेनिन भी एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ है बेटा, तो लिख लीजिए। ग्वेनोटेलिक कौन होते हैं? जिनके मल में पाया जाता है ग्वेनिन। जिनके मल में क्या पाया जाता है बेटा? ग्वेनिन। यानी जिनके मल में ग्वेनिन की मात्रा ज्यादा होती है, वो आते हैं ग्वेनोटेलिक में। सिंपल, देखते ही पहचान जाओगे, है ना? अब उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो भाई। तो इसके जब उदाहरण की हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की जब बात करेंगे, तो ये होते हैं भैया स्पाइडर, स्पाइडरमैन। अब तुम ये मत लिख लेना कि जो स्पाइडरमैन था उसके भी मल में जो होगा ग्वेनिन नहीं होगा। ठीक है, वो तो एक मूवी थी भाई। स्पाइडरमैन तो होते ही नहीं है, लेकिन स्पाइडर, मकड़ी जरूर होती है ना? मकड़ी। तो बेटा मकड़ी का जो मल होता है उसमें मिलता है ग्वेनिन। ठीक है, उसमें मिलता है भाई ग्वेनिन। बिहार की धरती से, औरंगाबाद से प्रणाम भाई, प्रणाम सभी बच्चों को, प्रणाम। टेडपोल मछली नहीं है बेटा, टेडपोल होते हैं मेंढक के लार्वा, वो होते हैं मेंढक के लार्वा। ठीक है, हाँ भैया। ग्वेनिन क्या होता है बेटा? जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वैसे ही जैसे मकड़ी हो गया आपका, बिच्छू हो गया प्यारे बच्चे, इनके मल में मिलता है ग्वेनिन। तो ग्वेनिन भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियन और लिख लेना, स्कॉर्पियन। भैया बिच्छू, जिसको काट लेता है वो रोता ही रोता रहता है, तो बिच्छू। ठीक है, तो मकड़ी और बिच्छू ये दोनों जब अपना मल त्यागेंगे तो इनके मल में मिलता है ग्वेनिन। तो इसीलिए ये किस वर्ग में रखे गए हैं? ग्वेनोटेलिक वर्ग में रखे गए हैं। तो भैया अभी तक कुल मिलाकर हमने 4 प्रकार के जंतुओं को पढ़ा। यूरियोटेलिक, जिनके मल में यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यूरिकोटेलिक बोलते हैं उनको, जिनके मल में यूरिक एसिड होता है। फिर था यूरियोटेलिक, जिनके मल के अंदर यूरिया होता है। फिर थे अमीनोटेलिक प्यारे बच्चे, जिनके मल में अमोनिया ज्यादा होता है।
और लास्ट में था ग्वेनोटेलिक, जिनके मल में ग्वेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दो भाई, जल्दी से थम्स अप कर दो सभी बच्चे। बिच्छू का डंक, हाँ, जिसको बिच्छू काट लेता है वो रोता ही रहता है, उसके बिच्छू के डंक में जहर होता है जो आपकी तंत्रिकाओं में जाकर झंझनाहट उत्पन्न कर देता है। ठीक है, झंझनाहट। तो यहां से क्वेश्चन बना, छोड़कर नहीं आना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि हम लोगों का जो उत्सर्जी अंग है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, मैंने कल पढ़ाया था वो, देखती हूँ कितने बच्चों ने क्लास को अच्छे से पढ़ा था। आप सभी को उसका जल्दी से 1 सेकंड में आंसर करना है। आप मुझे बताओ कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, जल्दी बताओ। मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, जल्दी से आंसर करो भाई 1 सेकंड में। हमारे शरीर में मैंने 4 आपको उत्सर्जी अंग बताए थे, इन चारों में मुख्य कौन सा है? किडनी रे किडनी रे किडनी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी बच्चों को क्लैपिंग, सभी बच्चों के लिए। तो बेटा आ जाओ, अब बात करेंगे किडनी की। अब हेडिंग दे दो भाई किडनी, आ जाओ। अब आपको पढ़ना है किडनी के बारे में। भाई हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है, तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, गुर्दों के बारे में। ठीक है, गुर्दे। अब गुर्दे जिनको आप वृक भी बोलते हो कई बार, वृक। ठीक है, तो किडनी यानी गुर्दे या वृक। ठीक, चलो आओ, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्टडी ऑफ किडनी। आपको पूछेगा एग्जाम में स्टडी ऑफ किडनी क्या होती है। स्टडी ऑफ किडनी यानी गुर्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, गुर्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे कि गुर्दों का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्या होता है बेटा? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी। क्लियर? चलो बहुत अच्छे से आप लोग बता पाएंगे नेफ्रोलॉजी। तो गुर्दों के अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। 1 नंबर मिल गया आपको। सीधा क्वेश्चन आएगा कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का या लीवर का? आप बता दोगे किडनी का। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं यहीं पर एक चीज बता रही हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक और होता है बेटा न्यूरोलॉजी, एक और चीज आपने पढ़ी होगी न्यूरोलॉजी, एक और चीज पढ़ी होगी न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो बेटा ये किसका अध्ययन होता है? न्यूरोलॉजी। एक और चीज आपने पढ़ी होगी न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजी। मैम ये किसका अध्ययन होता है? देखो एक चीज मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, मुझे भी काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, पढ़ाते पढ़ाते लगभग 6-7 साल हो चुके हैं बेटा। मुझे जो एग्जामिनर है उसकी जो ट्रिक है वो मुझे पता चल चुकी है कुछ हद तक। तो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को ऐसे पूछेगा कि गुर्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आया तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा नेफ्रोलॉजी, इसके साथ ये जरूर देगा न्यूरोलॉजी, जिससे बच्चे के दिमाग में एक प्रतिस्पर्धा चल जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब करेंगे क्या, आधे बच्चे लगा के आएंगे इसको जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और आधे बच्चे लगा के आएंगे इसको, एग्जाम में जाकर होपलेस हो जाओगे तुम। तो मेरे बच्चे मैं यही अंतर करके पढ़ा रही हूँ तुम्हें, दिमाग में फिक्स कर लो चीजें। बेटा नेफ्रोलॉजी होता है गुर्दों का अध्ययन, और कभी भी न्यूरोलॉजी पूछे आप लोगों को, कभी भी न्यूरोलॉजी, तो इसको बताना आप मस्तिष्क का अध्ययन, ये तुम्हारे मस्तिष्क से संबंधित है प्यारे बच्चे। तो न्यूरोलॉजी होती है मस्तिष्क से संबंधित, नेफ्रोलॉजी होती है गुर्दों से संबंधित। तो आप ये गलती नहीं करके आने वाले ना, अगर नेफ्रोलॉजी पूछा है तो गुर्दों का अध्ययन बताओगे, अगर न्यूरोलॉजी पूछा है तो मस्तिष्क का अध्ययन बताओगे। क्लियर प्यारे बच्चे, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अब कर देती हूँ इरेज, ये भी चीज आप लोगों ने समझ ली, डिफरेंस मुझे बताना था, आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट क्या पढ़ना है आप लोगों को कि भैया जो हमारे गुर्दे होते हैं इनका वजन कितना होता है, जो आपकी किडनी है प्यारे बच्चे इनका वजन कितना है? तो आप बताओगे 140 ग्राम से 160 ग्राम तक होती हैं आपकी जो किडनियां होती हैं। तो आपकी किडनी का जो नॉर्मल वजन होता है ना वो 140 से 160 ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आ गई? किसकी स्टडी? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है उसको बेसिकली आपका तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क से संबंधित समझा जाता है बेटा। ठीक है, तो वहां आप मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्री आंसर लगा के आओगे। क्लियर? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट,
आपको पूछेगा कि आपकी किडनी का कलर कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ आर किडनी। हमारी जो शरीर में हम किडनी लेकर घूम रहे हैं, इनका कलर कैसा है भैया। आप बताओगे रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन प्यारे बच्चे, रेडिश ब्राउन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेडिश ब्राउन होता है लाल भूरा। लाल भूरा। अब मैम लाल भूरा रंग कैसा होता है। कभी जंग देखा है लोहे पर लगा हुआ, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, वैसे रंग की होती है आपकी किडनी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, एसएससी का ही क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में लाल भूरे रंग का अंग जो उत्सर्जन का कार्य करता है वो क्या है, तो आप बता देंगे किडनी। ठीक है, तो हमारी जो किडनी होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चे, लाल भूरी। हाँ, ये गाना तो मुझे याद ही आता है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग दे, मुंडे पट्टते नी सारे मेरे टाउन दे। तो अभी तो मुंडे नहीं पटाने, अभी तो हमें एसएससी जीडी क्लियर करना है ना, हमें देश की सेवा में जाना है। तो आओ अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, या आपको पूछेगा कि आपके जो गुर्दे होते हैं वो एक झिल्ली में बंद होते हैं बेटा। देखो भगवान ने हमें बड़ी फुर्सत में बनाया है, इंसानों को या जो भी सजीव भगवान ने बनाए हैं बड़ी फुर्सत में। तो जैसे हमारे पास हमारा दिल है, हमारे पास हमारे फेफड़े हैं, हमारे पास किडनी है, इन सब अंगों को सुरक्षात्मक झिल्ली में बंद करके भेजा है भगवान ने। हमारे फेफड़ों की बात करो तो प्लूरल झिल्ली के अंदर बंद है। हमारे दिल की बात करो तो पेरिकॉर्डियल झिल्ली में बंद है। हमारी किडनी की बात करो तो भैया ये पेरिटोरियल कैविटी के अंदर बंद होती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं कि जो हमारी किडनियां होती हैं प्यारे बच्चे, ये कौन सी झिल्ली में बंद होती हैं। यानी हमारी किडनी के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बताना, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखोगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी पेरिटोनियल कैविटी भी इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियल झिल्ली मैं हिंदी में लिख देती हूँ, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल झिल्ली इसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ फैक्ट जो एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, गुर्दों के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। गुर्दों का वजन होता है 140 से 160 ग्राम। गुर्दों का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, और गुर्दे होते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है मुझे बायोलॉजी समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं। बेटा तुम्हारे शरीर के अंदर ये सारे अंग हैं, इन्हें जानने की इच्छा रखो। मैंने अभी कुछ ऐसी डिफिकल्ट बात बताई नहीं है, अभी तो मैं सीधी सीधी बातें कर रही हूँ आपकी। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बातें हैं जो आपको आपके शरीर के बारे में बताई है मैंने, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर, जल्दी से आगे बात करें। बेटा 160, 170 ये जो ऑप्शन होते हैं ना आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं देगा कि 160 भी दे दिया और 170 भी दे दिया, नहीं बेटा, बहुत गैप लेकर आपको देगा, क्योंकि कई बुक में 170 भी है, कई बुक में 160 भी है। तो ये वैल्यूज जो होती हैं एकदम ऐसे नहीं दी जाती। तो अगर आपको 160 देगा एग्जाम में तो 170 कभी नहीं देगा, 170 देगा तो 160 कभी नहीं देगा। तो फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा दिमाग लगाकर चीजें करोगे कि हाँ जो मैडम ने लिखवाया था उसके आसपास की वैल्यू क्या है वो आपको करके आनी है। या तो यही मिलती है बिल्कुल, या कभी कभी हो सकता है 170 दे दे भैया। अगर 170 दे दिया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये नहीं देगा। तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाकर चीजें करनी होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। ठीक है चलो आओ अब आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट लिखते हैं भाई किडनी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा किडनी के बारे में। अगर कभी आपको पूछे कि जो हमारी किडनियां होती हैं ये कितनी है, आप लोग बताओगे किडनी की जो संख्या होती है ये होती है प्यारे बच्चे 2। यानी किडनियां हमारे पास एक जोड़ी होती हैं। पेयर पूछे तो कितना होता है 1 पेयर, और टोटल संख्या पूछे तो कितनी होती है भैया 2। आप सभी को पता है एक किडनी हमारे राइट में है, एक किडनी हमारे लेफ्ट में है। क्या हम एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल जिंदा रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, एक किडनी पर भी हम जिंदा रह सकते हैं। बट भगवान या नॉर्मली जो किडनियों की संख्या होती है वो होती है 2 प्यारे बच्चों। ठीक है, एक होती है आप लोगों की राइट किडनी, एक होती है आप लोगों की लेफ्ट। अभी दिखाऊंगी मैं,
अभी समझाऊंगी भी। अभी लिखो आगे। आप लोगों को कभी पूछ ले कि जो हमारी राइट वाली या हमारी लेफ्ट वाली, क्या दोनों किडनियां एकदम बराबर बराबर होती हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है कि दोनों किडनियां एकदम बराबर होंगी। एक किडनी आपकी थोड़ी नीचे को होती है, एक किडनी थोड़ी ऊपर को होती है। जो राइट वाली किडनी है ना आप लोगों की, वो थोड़ी सी नीचे को खिसकी होती है, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर को होती है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी होती है बेटा। ठीक है, चलो दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपकी जो किडनियां होती हैं बेसिकली, देखो ये है आपकी किडनी का डायग्राम, ऐसी होती हैं आपकी किडनियां। ठीक है, अगर आपको कई बार एग्जाम में किडनी की ना शेप पूछ लेता है कि किडनी की शेप कैसी होती है, किडनी की आकृति कैसी होती है, आप लोग बताकर चलना कि किडनी होती है बेटा बीन शेप, बीन शेप्ड। जैसे कि कोई बीज होता है, बीज देखा है बीज, जैसे आप कई बार सेम का बीज होता है या एक एप्पल खाते हो उसमें बीज निकलता है, तो बीज के आकार की भी आप बोल सकते हो, बीज के आकार की। ठीक है, यानी बीन शेप्ड होती है जो हमारी किडनी है। देखो ये हमारी किडनी है, ये रही एक किडनी हमारी, एक किडनी हमारी ये रही। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? बताओ एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? बेटा इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप अच्छे से मतलब ज़्यादा हैवी लोड नहीं उठा सकते बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक किडनी से भी आप खूब अच्छे से हेल्दी लाइफ सरवाइव कर सकते हो बेटा। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलो बहुत बढ़िया। राजमा जैसी, हाँ बिल्कुल। तो कई बार आप लोगों को लिख देते हैं किडनी बीन। राजमा का नाम सुना है आपने? इंग्लिश में क्या होता है? राजमा को बोला जाता है किडनी बीन। अब कई बच्चों को भूख लगी होगी, वैसे तो खा के बैठे होगे तुम, है ना खाना? तो राजमा जो होता है, ये जैसी शेप राजमा की है वैसे ही तुम्हारी किडनी की भी शेप होती है। तो किडनी आपके शरीर में दो हैं, लेफ्ट वाली जो होती है, लेफ्ट वाली वो थोड़ा सा ऊपर, राइट वाली थोड़ी सी नीचे को झुकी होती है। ऐसा क्यों है मैम कि राइट वाली थोड़ी नीचे को खिसक गई है? तो बेटा राइट साइड में ना आपका लीवर होता है, और लीवर थोड़ा सा हैवी ऑर्गन है आपके शरीर का। अगर आपके शरीर की सबसे भारी ग्रंथि की बात करें तो वो लीवर ही है, लीवर बहुत भारी है। तो बेटा लीवर की वजह से आपकी राइट वाली जो किडनी है थोड़ा सा नीचे को खिसक जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ यस मैम, दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया। अभी मैंने नहीं खाया भाई, मैंने प्रण लिया है, पहले मैं लूंगी अपने बच्चों के लिए डेमो, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। मैंने रखा है भाई उपवास। ठीक है, मैंने रखा है अपना उपवास, तो अभी मैं आपको क्लास लेके उसके बाद खाना खाने जाऊंगी। ठीक प्यारे बच्चों, चलो आओ। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो किडनियां होती हैं, हमारी किडनी की शेप होती है राजमा के जैसी, या कई बार बीन लिखा जाता है बीज के समान। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से चीजें कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे होंगे बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। तो शेप मैंने आपको वहीं लिखवा दी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो गुर्दा है बेटा, हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी के अंदर, अब थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी अभी जो पॉइंट लिखवाए थे नॉर्मल से थे, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किडनी के बाहरी भाग को और किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि किडनी का बाह्य भाग और किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किडनी का जो बाह्य भाग होता है, मैं यहाँ बता देती हूँ दोनों चीजें। किडनी का बाह्य भाग, बाह्य भाग प्यारे बच्चे, आउटर पार्ट, ठीक है, जो आपकी किडनी का आउटर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी का जो बाह्य भाग होता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अब। चलो आओ आगे बात करते हैं। किडनी का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, ठीक है, किडनी का जो आंतरिक भाग होता है, इनर पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो किडनी के इनर पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं बेटा? मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेड्यूला। ठीक है, समझ में आई बात? मेड्यूला। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ये चीजें हैं जो आप लोगों को पूछी जाएंगी। बोलो। हाँ, भीतरी भाग मेड्यूला, बाह्य भाग होता है प्यारे बच्चे कॉर्टेक्स। ठीक है, वन पेयर क्या है मैम?
अच्छा, वन पेयर क्या है? देखो, अगर कभी आपको पूछे किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में, किडनी का नंबर बताओ, तो बेटा आपको पता है किडनी हमारे पास दो होती हैं, टोटल किडनी दो हैं, है ना? तो जब एक और एक मिलता है तो बन जाता है जोड़ा। जैसे एक पति एक पत्नी, उनको बोलते हैं कपल, यानी पेयर। बोलते हैं ना भाई तुम्हारी पेयरिंग बहुत अच्छी है। पेयरिंग मतलब जब एक और एक मिल जाए तो जोड़ा बन जाएगा बेटा। जोड़े में हमेशा दो चीजें होती हैं। तो भैया एक लेफ्ट वाली किडनी एक राइट वाली किडनी। तो कभी पूछे कि कितनी जोड़ी किडनियां होती हैं हमारे पास, कितने जोड़ी गुर्दे होते हैं, तो जब जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी। टोटल वैसे पूछे नॉर्मली तो दो बता दोगे भैया, दो संख्या होती है ना? हाँ देखो, इंग्लिश भी बच्चे इंग्लिश पर भी आ गए। पेयर ऑफ शूज, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? पूरी साइंस जो आती है ना, 4 से 5 नंबर की आएगी। अब वो अलग अलग होता है, कई बार 3 से 4 भी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछे साइंस से, तो 2 क्वेश्चन संभावना होती है बायोलॉजी से आ जाए। तो बायोलॉजी से 1 से 2 प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो। स्टैटिक जीके की क्लास कब होगी? जैसे ही आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी, वहीं पर आपकी स्टैटिक जीके शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? मुस्कुराते रहो भाई, खुश रहो। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम, साइबर से पेमेंट करा के बैच, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी पेमेंट हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर आप पेमेंट करवा सकते हो किसी भी मेथड से। ठीक है, चलो आओ। चलो क्लियर। तो आपको मैंने बताया कि किडनी का जो बाह्य भाग है, मैम बाह्य और आंतरिक भाग कैसे बताओ? चलो तो मैं बताती हूँ। देखो, मान लीजिए ये तुम्हारी किडनी है भाई। हाँ, ये तुम्हारी किडनी है प्यारे बच्चे, ऐसे करके ये तुम्हारी किडनी है ना? अब तुम्हारी जो किडनी है बेटा, इसमें जो मैं बना रही हूँ, डार्क कलर से बनाती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। जो मैं कौन सा कलर दिखेगा? ग्रीन वाला। जो मैं ग्रीन कलर से लेयरिंग बना रही हूँ बाहर की तरफ, ये भैया ये लो, ये लो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लेयरिंग बनाई है, ये हो गया आउटर पार्ट बेटा। ये हो गया बाह्य भाग। क्या हो गया भाई? ये हो गया बाह्य भाग। इसी बाह्य भाग को आप बोलते हो कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोल रहे हैं हम वल्कुट या कॉर्टेक्स। क्या बोल देते हैं? वल्कुट हिंदी में कई बार, वल्कुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। इसको बोलते हैं बेटा मेड्यूला। ठीक है, अब मेड्यूला को कैसे याद करोगे? देखो, एम एम फॉर मिडिल। मिडिल मतलब बीच का भाग। और कोई चीज बीच में जब आएगी, जब उसके पहले बाहर की तरफ कुछ और हो। ठीक है, जैसे कि भाई हाँ, मेरे पास ये 3 पेन है ना? अब मैंने ये ब्लैक वाला मोटा वाला पेन रख दिया है बीच में, और ये बाहर की तरफ है। ठीक है, ये बीच में है मोटा वाला ब्लैक वाला, और ये अंदर की तरफ है। तो एम फॉर मिडिल। मिडिल मतलब बीच वाली चीज। अब बेटा बीच में तो ये जब ही आई है ना, जब इसके इधर की तरफ भी कोई चीज थी, यानी इसका आउटर वाला एरिया ये हो गया, इनर वाला एरिया ये हो गया। तो वैसे ही याद रखना कि एम फॉर मिडिल, यानी अंदर वाला या बीच वाला भाग जो होता है, ये होता है मेड्यूला। तो मेड्यूला है इसका आंतरिक पार्ट। ठीक है, किडनी का भीतरी भाग होता है ये। किडनी का कैसा भाग है भाई? भीतरी भाग। क्लियर हो गई बात? तो कभी कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि कॉर्टेक्स आउटर है या इनर है, तो एम से याद कर लेना, एम फॉर मेड्यूला। मेड्यूला मतलब मिडिल, और मिडिल तभी होगा जब उसके बाहर कोई और चीज हो, तो अंदर वाला पार्ट हो जाता है मेड्यूला। समझ में आ गई बात? चले भाई आगे। ठीक है, छूट तो बेटा पहले से ही आपके पास, आपको एसएससी कैपिटल लेटर में एसएससी 20 कूपन कोड लगाना है, और आपको मात्र 640 में ये बैच मिल जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किडनी का आंतरिक भाग क्या है, इनर भाग क्या है। तो आप लोग बता दोगे ये होता है बाह्य और ये होता है आंतरिक। क्लियर बेटा? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम किडनी के बारे में और क्या क्या फैक्ट पढ़ सकते हैं। बेटा किडनी का वर्क क्या होता है, आपको कभी पूछ ले। फंक्शन, किडनी का वर्क, किडनी का कार्य क्या है? जल्दी से बताओ क्या क्या काम करती है तुम्हारी किडनी? जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, किडनी क्या क्या काम करती है? जल्दी बताओ भाई, किडनी क्या क्या काम करती है? बहुत बढ़िया,
इसका पीडीएफ आएगा बेटा, बिल्कुल इसका पीडीएफ आएगा। आपको पीडीएफ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, ठीक है। लेकिन पीडीएफ बेटा उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बैच को परचेज करेंगे, ठीक। चलो अब देखो बेटा, जो किडनी होती है ना, इसका पहला काम क्या है? पहला काम होता है रुधिर को छानना, ठीक है। रुधिर को छानना प्यारे बच्चे, छानना, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा एक बात सुनना मेरी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे रुधिर के, हमारी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से अंग हैं जो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं, जल्दी से बताओ। हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं? आप लोग बोलोगे मैम हमारी किडनियां हैं, रुधिर का शुद्धिकरण करती हैं, है ना। आप लोग बोलोगे कि मैम हमारे क्या हैं, लंग्स हैं, फेफड़े हैं जो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं। नहीं बेटा, हमने जिस दिन आपकी टाइम टेबल से रिलेटेड या इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ना, उस दिन हमने बताया था कि मैं कराऊंगी बायोलॉजी, सर कराएंगे आपको, राहुल सर केमिस्ट्री, और धर्मेंद्र सर कराएंगे आपको फिजिक्स, ठीक है बेटा। हाँ, तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं जो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं, तो प्यारे बच्चे रुधिर का शुद्धिकरण का मतलब होता है रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर तो फेंक दो बाहर और ऑक्सीजन मिला दो। तो ये काम तो हमारे फेफड़े करते हैं भाई। तो फेफड़ों का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का शुद्धिकरण करना, फेफड़ों का काम होता है। लेकिन जब भी पूछे रुधिर को छानना, फिल्ट्रेशन करना, ये किसका काम है? तो ये काम होता है किडनी का। इसीलिए हमने लिख दिया है रुधिर को छानना। फिल्ट्रेशन करती हैं आपकी किडनियां। जैसे आप चाय बनाते हो ना, चाय को छान लेते हो कप में और फिर पी जाते हो, तो अदरक होता है, इलायची, चाय की पत्ती, वो छन्नी के ऊपर रह जाती हैं। वैसे ही आपके खून में जितने भी टॉक्सिक हैं, आपके खून में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो आपकी किडनियां छानती हैं बेटा, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया? रुधिर को छानना। दूसरा काम क्या होता है? लिख लेना, पीएच बैलेंस करना, पीएच बैलेंसिंग, ठीक है। दूसरा काम है पीएच बैलेंसिंग, यानी अम्ल क्षार संतुलन बनाना, अम्ल क्षार संतुलन बनाना। बेटा ये भी बड़ा अच्छा काम है जो आपकी किडनी है। आपकी जो किडनी है ना, ये आपके शरीर में आपका अम्ल और क्षार का संतुलन बनाती है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग, हमारे शरीर का कौन सा अंग रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन के लिए काम आता है? आप लोग बताएंगे किडनी। तो किडनी हमारा पीएच बैलेंसिंग भी करती है बेटा। कैसे करती हैं? आपके खून में जितना भी सोडियम है उसको बाहर निकालती हैं, है ना, और पानी जितना आपको चाहिए उसका बैलेंस बनाकर रखती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपकी किडनियां क्या करती हैं? पीएच बैलेंस भी करती हैं। तीसरा काम क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेंटेन करती हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर बैलेंसिंग, बेटा आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, बीपी, उसको भी संतुलित करती हैं। तो लिख लीजिएगा, रुधिर दाब को संतुलित करती हैं, रुधिर दाब संतुलन, ठीक है। तो ये तीनों काम होते हैं किसके? तीनों काम होते हैं आपकी किडनी के। क्लियर बेटा? चलो, तो ये तीनों काम आपको समझ में आए या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो भाई, ठीक है, जल्दी बताओ भाई। 29,800 में लिया, अच्छा बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बताओ। क्या यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को? यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छे से थम्स अप करते रहो, है ना, शानदार, बहुत बात, जिंदाबाद। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो हमने किडनी का फंक्शन भी पढ़ लिया बेसिकली। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो हमारी किडनी है ये कैसे कैसे करती है ये सारे काम। अब आ जाओ, हेडिंग डालेंगे, या एक पॉइंट, आपको हेडिंग से पहले एक पॉइंट बताती हूँ। आपको एक पॉइंट और लिखना है बेटा। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो मेरे दिमाग में एकदम से आया। आपको एक चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारी किडनियाँ होती हैं, है ना, हमारी किडनियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है क्योंकि अब मैं आपको किडनी की संरचना बताने वाली हूँ। तो संरचना से पहले एक कॉन्सेप्ट मुझे आपका क्लियर करना है। एक पॉइंट आता है एग्जाम में कि जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनियाँ,
किडनी की संरचनात्मक, प्यारे बच्चे, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? क्रियात्मक इकाई मतलब वो कौन सी इकाई है जो आपकी किडनी की संरचना भी बनाती है और आपकी किडनी में काम भी करती है। मतलब जब तुम्हारी किडनी खराब होती है ना, तो वो कौन सी चीज है जो खराब हो जाती है किडनी के अंदर, ये आपको पूछता है एग्जाम में। अरे वाह, मेरे बच्चे तो पहले से इतने इंपॉर्टेंट है, इतने मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेफ्रॉन, भाई वाह, मुकैम्बो खुश हुआ भाई। तो आपको कभी भी पूछे स्ट्रक्चरल, आपको कभी भी पूछे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप लोग आंसर करके आना मेरे बच्चे, आप लोग आंसर करके आओगे नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन, क्या आंसर करके आओगे? नेफ्रॉन्स, इनको हम लोग नेफ्रॉन ही बोलते हैं। क्लियर? तो लिख लीजिएगा हिंदी में भी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स को बोला जाता है गुर्दों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब जब आपके गुर्दे काम करते हैं ना प्यारे बच्चे, तो यही नेफ्रॉन है जो आपके गुर्दों में काम करते हैं, है ना। तो जब किसी की किडनी खराब होती है तो किडनी में यही खराब हो जाते हैं नेफ्रॉन। इनको ऐसा समझो कि ये चाय छानने की छन्नी है बेटा, जो नेफ्रॉन है ना, ये चाय छानने की छन्नी है। अच्छा, जब तुम घर में कभी चाय छानते हो और तुम्हारी छन्नी में इतना बड़ा छेद हो जाए बेटा, जो तुम चाय छानते हो उस छन्नी में छेद हो जाए, तो जब तुम चाय छानोगे, चाय के साथ चाय की पत्ती, अदरक सब कप में आके गिर जाएंगे, क्योंकि भैया छन्नी में ही इतना बड़ा छेद हो गया है ना। वैसे ही आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स जब खराब हो जाए, आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन्स है जब ये खराब हो जाएं, तो किडनी जो है रुधिर का शुद्धिकरण कर ही नहीं पाएंगी। फिर आपकी किडनी जो रुधिर के अंदर टॉक्सिक है उनको छान ही नहीं पाएंगी, सारे टॉक्सिक आपके रुधिर बॉडी में घुल जाएंगे। बॉडी में घुलने के कारण आपका लीवर खराब, आपका हार्ट खराब, सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे। इसीलिए किडनी खराब होने की वजह से रोगियों की हो जाती है मृत्यु। समझ में आई बात? तो आप लोग याद रखना कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में हम इन्हीं को पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स को। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी किडनी की संरचना। ठीक है, समझ में आई बात? मैम, बहुत तेजी से कमेंट सभी बच्चों के भाग रहे हैं। ब्लड का पीएच मान होता है बेटा 7.4, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। तो ब्लड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर? चलो बहुत अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद सभी बच्चों का क्लास लेने के लिए। अब मुझे बताएं कितने बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट है जो छूट गया है, समझ नहीं आया, जल्दी बताओ। सब कुछ क्लियर है क्या? एक बार बताएं जल्दी से, सब कुछ क्लियर है? जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का क्लास लेने के लिए। एक बार रिपीट कर दो, बिल्कुल कर देंगे बेटा। आपकी किडनी जो होती है, स्टार्टिंग से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार जंतुओं के प्रकार क्या है। तो आपने सबसे पहले बोला था कि भैया यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक वो जंतु जिनके मल में यूरिक एसिड ज्यादा हो। उसके बाद आए थे यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक वो होते हैं बेटा जिनके मल में यूरिया ज्यादा हो, जैसे हम लोग। फिर उसके बाद आए थे अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक वो जिनके मल में अमोनिया ज्यादा होता है, जैसे मछली। फिर आए थे ग्वैनोटैलिक, जिनके मल के अंदर ग्वैनिन ज्यादा होता है, जैसे कि स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, ये रहा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया गुर्दे, क्योंकि गुर्दे हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो गुर्दों के बारे में हमने बातें पढ़ी। गुर्दों के अध्ययन को बोलते हैं भाई नेफ्रोलॉजी। गुर्दों का जो वजन है 140 से 160 ग्राम होता है, कई बार 170 भी आ जाता है। फिर हमने वेट की बात बता ही दिया, वेट के बारे में। कलर की बात करी तो गुर्दों का जो कलर होता है, रंग होता है, वो होता है रेडिश ब्राउन, जैसे जंग का रंग होता है। शेप भी बताई मैंने आपको, बीन के आकार की होती है, राजमा के जैसी। हमने झिल्ली की भी बात करी तो पेरिटोनियल झिल्ली में या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है जो आपकी किडनी को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि किडनी की संख्या होती है भैया 2। अगर जोड़ों में पूछे तो 1 जोड़ा। किडनी का बाह्य भाग कौन सा होता है? बाह्य भाग होता है कॉर्टेक्स, इनर भाग होता है मेड्यूला। ठीक है, रक्त का थक्का जमने के कारण बेटा सब बताऊंगी रक्त वक्त के बारे में, जब रक्त वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि मैम जी जो हमारा रुधिर होता है या हमारी जो किडनियां हैं ये क्या काम करती हैं। तो रुधिर का शुद्धिकरण करती हैं, आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस करती हैं, और बेटा आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती हैं। ब्लड प्रेशर आप बोलोगे मैम ये तो दिल करता है, बेटा दिल और किडनी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट मैंने बताया कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। आपने बोला नेफ्रॉन, तो कल की जो कहानी होगी वो नेफ्रॉन के साथ चलेगी बेटा। तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे गुर्दों की संरचना या गुर्दों की कार्यविधि, कि गुर्दे कैसे अपनी क्रियाविधि को अंजाम देते हैं, कैसे लंग आपकी जो किडनियां हैं वो काम करती हैं। ठीक है, समझ में आई सभी बच्चों को बातें। चलो आज की क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, आज की क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिसका आंसर आप सभी बच्चों को करना है। ठीक है, आप लोग करेंगे कि गुर्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं, गुर्दों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे। स्टडी ऑफ, आप लोगों को बताना है स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की स्टडी, किडनी का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताना है। दो ऑप्शन देके जा रही हूँ, दो ऑप्शन दे रही हूँ, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी प्यारे बच्चे, या न्यूरोलॉजी, या न्यूरोलॉजी। जल्दी से इनमें से कौन सा आंसर सही है, होमवर्क क्वेश्चन है आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है बेटा। तो सभी बच्चों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने पूरी कोशिश करी है कि बहुत सिंपल तरीके में आपको चीज़ें समझाई जाए और आपका एग्जाम क्लियर कराया जाए बेटा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर करके भी जरूर जाइएगा। तो धन्यवाद, गुड नाइट, राम राम।